दोस्तों, आप सभी ने इन तीनों चाइल्ड एक्टर्स को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिनमें से एक ने तारे जमीन पर, दूसरे ने भूतनाथ और तीसरे ने चिल्लर पार्टी और जय हो जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर अब ये तीनों किसी भी फिल्म में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? दोस्तों, इनमें से एक एक्टर ऐसा था जिसे सलमान खान ने जय हो के सेट पर झापड़ मार दिया था, जिसकी वजह से उस लड़के का कैरियर बर्बाद हो गया। वही दूसरा एक्टर ऐसा था जिसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि वह आगे बढ़े, ताकि आगे चलकर नेपोटिज्म किड्स जैसे अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ को कोई कंपटीशन मिले, जिसकी वजह से इसका भी करियर बर्बाद हो गया। और वहीं तीसरा चाइल्ड एक्टर ऐसा था जिसके ऊपर अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मेंटली हरास किया, जिसकी वजह से उसने बॉलीवुड को छोड़ दिया। जानेंगे इन तीनों चाइल्ड एक्टर्स की पूरी कहानी इसी वीडियो में। नंबर 1, दोस्तों, आपने इस चाइल्ड एक्टर को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिसने तारे जमीन पर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, मगर यह अब किसी भी फिल्म में दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या सचमुच आमिर खान ने ही इसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया ताकि नेपोटिज्म किड्स का राइस हो सके और बॉलीवुड में जो आउटसाइडर्स हैं वे बॉलीवुड के आउटसाइड ही रहे? मगर कुछ न्यूज आर्टिकल्स की माने तो वहां पर कहा जाता है कि इस लड़के के ऊपर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स द्वारा मेंटली बहुत ही ज्यादा हैरेस किया गया था, जिसकी वजह से यह लड़का मेंटल ट्रॉमा में चला गया और बॉलीवुड को छोड़ दिया। चलिए जानते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, इस लड़के का नाम है दरशील सफारी। यह अब 27 साल का हो चुका है। इसका जन्म 3 मार्च 1997 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इसने मुंबई के ही ग्रीनलैंड स्कूल से पढ़ाई की थी। दोस्तों, दरअसल बचपन से ही पढ़ाई में उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, बल्कि यह बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा था। दोस्तों, छोटी सी उम्र से ही इसका एक्टिंग में बहुत ही ज्यादा मन लगता था, जिसकी वजह से इसके माता पिता ने उसे उस समय मुंबई के सबसे बड़े डांसिंग स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया था। स्कूल में जब भी कोई फंक्शन हुआ करता था, जैसे ड्रामा, एक्टिंग या फिर कोई और, उसमें दर्शन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था। दोस्तों, स्कूल में उसको सब कोई बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था, क्योंकि वह एक्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया करता था। और यही चीज डांस क्लास में भी थी। डांस क्लास में भी जितने लोग डांस सीखने आते थे वे सभी लोग दर्शन के फैन हो जाते थे, क्योंकि वह डांसिंग क्लास में दरअसल सबसे छोटा हुआ करता था। मगर दर्शन ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि यह डांस क्लास उसकी जिंदगी और किस्मत दोनों को बदल देगा। दरअसल दोस्तों, 2004 के आसपास आमिर खान और डायरेक्टर अनमोल गुप्ता तारे जमीन पर मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। ये स्क्रिप्ट 2005 के आखिरी तक पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू होती है, जिसके लिए एक चाइल्ड एक्टर की जरूरत थी जो ईशान अवस्थी के रोल को बहुत ही नेचुरल तरीके से स्क्रीन पर पोर्ट्रे कर सके। दरअसल दोस्तों, तारे जमीन पर मूवी में जो ईशान अवस्थी नाम का कैरेक्टर होता है, उसको भूलने की बीमारी होती है। वह जो भी पढ़ता था वह तुरंत ही उन सारी चीजों को भूल जाता था, और उसके सामने जितने भी किताबी अक्षर होते थे वे डांस किया करते थे। मगर वह एक चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और वह था ड्राइंग। वह ड्राइंग इतनी अच्छी करता था कि उसके सामने अच्छे अच्छे ड्राइंग के टीचर्स फेल हो जाते थे। और ये सारी चीज सिर्फ एक ही वजह से पॉसिबल थी, और वह चीज थी कलर्स। वह जिन कलर्स का यूज करता था उसी की वजह से उसका ड्राइंग इतना ज्यादा उभर कर सबके सामने आता था। दोस्तों, अगर आप भी वह सारे कलर्स को खरीदना चाहते हैं जो कि इस मूवी में ईशान अवस्थी यूज करता है, तो उन कलर्स का लिंक टैग प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में है। आप उसको खरीद के अपने छोटे भाई या फिर अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी में पंख लग सकते हैं। इसके बाद आमिर खान और उनके प्रोड्यूसर्स मुंबई के सबसे बड़े डांसिंग क्लास में जाते हैं चाइल्ड एक्टर्स की ऑडिशन लेने के लिए। दोस्तों, जब आमिर खान वहां पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे बच्चे ईशान अवस्थी के रोल के लिए ऑडिशन देने आए हैं। आमिर खान खुद वहां पर बैठकर बहुत सारे बच्चों का ऑडिशन लेते हैं, मगर उन सारे बच्चों में एक चीज की कमी थी। वह सारे बच्चे नेचुरल तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहे थे, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे और अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और यही चीज आमिर खान को पसंद नहीं आई और वह डांस क्लास से चले गए। इसके बाद की सारी ऑडिशन उनके डायरेक्टर अनमोल गुप्ता ने लिया। कई सारे ऑडिशन लेने के बाद उनकी नजर दर्शन सफारी पर पड़ती है। दोस्तों, जब उन्होंने दर्शन सफारी की एक्टिंग देखी तो उन्होंने तुरंत ही दर्शन सफारी को ईशान अवस्थी के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया। दरअसल दोस्तों, जहां दूसरे बच्चे अपने आप को क्यूट दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर दर्शन सफारी नेचुरल एक्टिंग कर रहे थे। जैसे वह थे वैसे ही वह एक्ट कर रहे थे, बिल्कुल बिंदास एटीट्यूड में। और यही बिंदास एटीट्यूड
अनमोल गुप्ता जी को पसंद आता है और ईशान अवस्थी की ऑडिशन वाली वीडियो वह आमिर खान को दिखाते हैं। आमिर खान भी तुरंत दर्शन को ईशान अवस्थी के रोल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत कम ही देखा जाता है कि कोई अपनी पहली मूवी कर रहा हो और वह भी इतने बड़े सुपरस्टार के साथ। ऐसा ही दर्शन के साथ भी हुआ था। दोस्तों, दर्शन ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी पहली फिल्म जो होगी उसमें एक्टर आमिर खान होंगे। दोस्तों, जैसे तैसे करके फिल्म की शूटिंग शुरू होती है और दर्शन सफारी ईशान अवस्थी की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दर्शन इतनी अच्छी एक्टिंग करता था कि सेट पर जितने भी लोग काम किया करते थे वे काम छोड़कर दर्शन की एक्टिंग ही देखने लगते थे। सबको दर्शन बहुत ही ज्यादा पसंद आता था और उसकी एक्टिंग भी लाजवाब थी। दोस्तों, दर्शन और आमिर खान के बीच की बॉन्डिंग भी इस मूवी की वजह से बहुत ही अच्छी बन चुकी थी। दरअसल खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि आमिर खान उनके साथ तारे जमीन पर के सेट पर बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते थे। वे उनकी एक्टिंग को हर वक्त निखारने की कोशिश किया करते थे और कई सारे टिप्स भी दिया करते थे, जिसकी वजह से यह मूवी सुपर हिट हुई थी। जैसे दर्शन सफारी खुद बताते हैं कि एक रोल में ईशान अवस्थी को रोते हुए दिखाना था, मगर वह रोल दर्शन को करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो रही थी, क्योंकि डायरेक्टर और आमिर खान चाहते थे कि दर्शन नेचुरल तरीके से रोए और दरअसल वह बार बार करने में नाकामयाब हो जा रहा था। इसके बाद आमिर खान आते हैं और दर्शन के पास बैठते हैं और उसको समझाते हैं कि दर्शन, इस सीन में हुआ कुछ यूं है कि जो ईशान अवस्थी है उसको सब कोई छोड़कर जा चुका है और वह बहुत ही ज्यादा अकेला हो चुका है, जिसकी वजह से वह रो रहा है। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जब हर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो? तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? ईशान अवस्थी सिर हिलाता है और कहता है, बहुत ही बुरा। तब आमिर खान कहते हैं, इसी चीज को तुमको स्क्रीन पर पोर्ट्रे करना है। आमिर खान के समझाने के बाद दोस्तों, दर्शन सफारी नेचुरल तरीके से कैमरे में रोते हैं और एक बार में ही इस पूरे सीन को शूट कर लिया जाता है। दोस्तों, 2007 में जब यह मूवी रिलीज हुई तो दर्शन एक ही दिन में सुपरस्टार बन गया था। एक दिन पहले दर्शन एक नॉर्मल स्कूल जाने वाला बच्चा था, मगर जैसे ही फिल्म रिलीज हुई दरअसल सफारी सुपरस्टार बन चुके थे। जिस रास्ते से यह जाया करते थे उस रास्ते में लोग इनको पकड़ पकड़ के ऑटोग्राफ और फोटो भी खिंचवाते थे। उनके स्कूल के दोस्त इन्हें सुपर हीरो की तरह ट्रीट किया करते थे और स्कूल के टीचर्स भी इनको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे। यह फिल्म इतनी ज्यादा सुपर हिट हुई कि घर घर में लोग इन्हें पहचानने लगे थे। उस समय इनका फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इनको उस समय यंगेस्ट इंडियन सुपरस्टार का अवार्ड भी मिला था। उनकी पॉपुलैरिटी रातों रात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इनको कई सारे टीवी ऐड करने का भी मौका मिला, जिसमें कुछ टूथपेस्ट, किड्स वेयर और एजुकेशनल ब्रांड की कंपनियां थीं। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद दोस्तों, लोगों को लग रहा था कि दर्शन सफारी ही अगला आमिर खान बनेंगे, मगर आगे चलकर इसका ठीक उल्टा ही हुआ। तारे जमीन पर मूवी के बाद दर्शन सफारी को दूसरी मूवी 2010 में करने को मिली, जिसका नाम था बम बम बोले। यह एक ईरानियन मूवी थी जिसमें दर्शन को एक गरीब बच्चे का रोल मिला था जो अपनी बहन के 2 जोड़ी जूतों के लिए रेस में हिस्सा लेता है। जब यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई तब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा धमाल नहीं कर पाई, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया। इसके बाद 2010 में दरअसल को तीसरी मूवी मिली जो थी जोकोमो। ये डिज्नी इंडिया की एक सुपर हीरो फिल्म थी जिसमें दरअसल को जोकोमो नाम के एक सुपर हीरो का रोल मिला था। दरअसल की यह पहली फिल्म थी जिसमें एक्टिंग के साथ साथ VFX का भी यूज हुआ था और साथ ही साथ दर्शन की यह सबसे ज्यादा हाई बजट फिल्म थी। मगर दोस्तों, जब यह बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म ने वह इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने सोचा था। इसके अगले साल दर्शन को एक और मूवी में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था मिडनाइट्स चिल्ड्रन। यह सलमान रुश्दी की फेमस नोवेल पर बेस्ड एक मूवी थी जिसमें दरअसल को एक छोटा सा रोल मिला था, मगर यह मूवी भी वह उतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यह मूवी भी फ्लॉप हो गई। दोस्तों, लगातार 3 मूवी फ्लॉप होने के बाद दर्शन का कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया था। वह मेंटली लेवल पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। उस समय लोग दर्शन को वन टाइम हिट सुपरस्टार कहकर चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से दरअसल बॉलीवुड से कुछ समय के लिए ब्रेक लेता है। इसके बाद दर्शन डायरेक्ट दिखाई देता है झलक दिखला जा सीजन 5 में, जहां उनकी डांस पार्टनर थी अवंतिका कौर, जो आज भी एक फेमस एक्ट्रेस हैं। यहाँ पर दर्शन सफारी बहुत ही अच्छी डांसिंग करते हैं, मगर यहाँ पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। वह झलक दिखला जा सीजन 5 हार जाते हैं। इतनी ज्यादा नाकामियां देखने के बाद दर्शन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद
वह 2015 में थिएटर परफॉर्मेंस करने लगते हैं। उन्होंने कई सारे स्टेज प्ले किए, जैसे कैन आई हेल्प यू। ये एक कॉमेडी प्ले था जिसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा सराहा था। इसके बाद दर्शन कई सारे शॉर्ट फिल्म और OTT कंटेंट में भी काम करते हैं, जैसे कैपिटल A स्मॉल a जो 2022 में रिलीज हुई थी, और ये एक लव स्टोरी शॉर्ट फिल्म थी। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या आमिर खान ने तारे जमीन पर मूवी रिलीज होने के बाद दर्शन को कभी सपोर्ट नहीं किया? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दर्शन सफारी खुद ही अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि आमिर खान एक बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव पर्सन है। वह जब भी कोई फिल्म निकालते हैं तो वह उसमें उन्हीं लोगों को रोल का ऑफर देते हैं जो लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से फिट बैठते हैं। आमिर खान कभी भी नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी जो फिल्म होती है वह बेहद सिलेक्टिव होती है, जिसकी वजह से उस फिल्म में काम करने वाले लोग भी बेहद सिलेक्टिव होते हैं। वैसे तो आमिर खान ने दर्शन सफारी को ऑन कैमरा बहुत ही ज्यादा सराहा है। एक इंटरव्यू में आमिर खान बताते हैं कि दर्शन सफारी अपनी उम्र से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, और वह यह भी कहते हैं कि दर्शन सफारी जैसा टैलेंट उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। मगर रही बात आमिर खान डायरेक्टली दर्शन सफारी को कोई मूवी देने की या नहीं, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आमिर खान ने दर्शन सफारी को तारे जमीन पर के बाद किसी भी फिल्म में रोल नहीं दिया। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद आखिर दर्शन सफारी अब कहां हैं और क्या करते हैं? दोस्तों, इतने सारे बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज और जिंदगी में फेलियर्स देखने के बाद दर्शन सफारी बॉलीवुड से अब दूर जा चुके हैं। दरअसल दोस्तों, अब वह इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वहीं पर अपनी शायरी और मोटिवेशनल स्टोरीज को शेयर करते हैं, और साथ ही साथ शॉर्ट फिल्म और OTT में यह बहुत ही ज्यादा इस समय एक्टिव है। नंबर 2, दोस्तों, आपने इस चाइल्ड एक्टर को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिसने चिल्लर पार्टी और जय हो जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर अब ये किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या सचमुच करण जौहर ने जानबूझकर इसके करियर को बर्बाद कर दिया ताकि नेपोटिज्म किड्स जैसे टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे का राइज हो सके? मगर वहीं पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि इस बच्चे का बॉलीवुड छोड़ने का पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जय हो मूवी के सेट पर सलमान खान ने इस बच्चे को सबके सामने झापड़ मार दिया था। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ काली सच्चाइयां जिसकी वजह से इस बच्चे ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। दरअसल दोस्तों, इस चाइल्ड एक्टर का नाम है नमन जैन। इसका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में सन 2001 में हुआ था। यह एक मिडिल क्लास फैमिली से आया करता था और इसकी बचपन की पढ़ाई मुंबई के ही लोकल स्कूल में पूरी हुई थी। दोस्तों, ये लड़का पढ़ाई लिखाई में तो इतना अच्छा नहीं था, मगर जब भी स्कूल में कोई भी फंक्शन हुआ करता था तो उसमें यह बढ़ चढ़कर डांस और ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था, और उन ड्रामा और डांस में ये इतनी अच्छी एक्टिंग करता था जिसकी वजह से ये हर बार स्कूल में ड्रामा और डांस में अवार्ड जीतता था। इसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा प्योर और रियलिस्टिक लगती थी कि जो भी इसकी एक्टिंग देखता था वह इसका दीवाना हो जाता था। इसके फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगते थे। स्कूल के सारे बच्चे इस लड़के को बहुत ही ज्यादा इसकी एक्टिंग की वजह से पसंद किया करते थे। इन्हीं सारी चीजों को देखने के बाद इसके माता पिता भी इसके एक्टिंग करियर में इसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने लगे थे। ये बचपन से ही इसे मुंबई के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज और मूवीज के लिए ऑडिशन दिलाया करते थे। इन्हीं सारी चीजों के चलते इस बच्चे को सन 2010 में, जब यह सिर्फ 9 वर्ष का था, तभी बॉलीवुड की एक शॉर्ट फिल्म में इसको काम करने का मौका मिला। उस शॉर्ट फिल्म का नाम था द जॉय ऑफ गिविंग। यह एक सोशल अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म थी। ये शॉर्ट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाल तो नहीं कर पाई, मगर इस शॉर्ट फिल्म की वजह से नमन को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिला, और इसी शॉर्ट फिल्म की बदौलत उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा। ये मूवी तो फ्लॉप हो गई, मगर नमन जैन को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस वेब सीरीज के रिलीज होने के बाद करण जौहर चिल्लर पार्टी नाम का एक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म के लिए उनको बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स की जरूरत थी। वह लगातार चाइल्ड एक्टर्स के ऑडिशन ले रहे थे साइड रोल के लिए, तो उनको बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स मिल चुके थे, मगर जो चिल्लर पार्टी मूवी में मैंने चाइल्ड एक्टर था उसके लिए उनको एक अच्छा एक्टर नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें किसी ने नमन जैन के बारे में बताया और नमन जैन की वही फ्लॉप शॉर्ट फिल्म को करण जौहर को दिखाया। इसके बाद करण जौहर नमन जैन से कांटेक्ट करते हैं और उनका ऑडिशन लेते हैं। ये ऑडिशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है कि न सिर्फ करण जौहर बल्कि उस फिल्म के जितने भी स्टार कास्ट थे उन सभी लोगों को नमन जैन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसके फौरन बाद दोस्तों चिल्लर पार्टी की शूटिंग शुरू हो जाती है। यह मूवी एक सोशल इनजस्टिस के खिलाफ बनाई गई, जहां पर एक मोहल्ले के बच्चे अपने स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इस फिल्म की शूटिंग होते होते करण
जौहर और नमन जैन के बीच की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी बन चुकी थी। सन 2011 में यह मूवी रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती है। यह फिल्म इतनी ज्यादा सुपरहिट होती है कि 100 करोड़ तक के रेवेन्यू को ये टच कर जाती है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद नमन जैन सुपरस्टार बन जाता है। उसको अपने ही स्कूल में टीचर्स बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया करते थे। उसके दोस्त यार उसको एक हीरो की तरह देखा करते थे और जिस गली मोहल्ले से वह स्कूल जाया करता था, लोग नमन को रोक रोक कर उसके साथ सेल्फी और फोटो खींचने लगे थे। इस फिल्म ने नमन को बहुत ही ज्यादा फेम दिया, जिसकी वजह से यह घर घर में पहचाना जाने लगा था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर बॉलीवुड का एक काला सच भी सबके सामने आता है। कहा जाता है कि नमन और करण जौहर की बॉन्डिंग चिल्लर पार्टी के सेट पर काफी अच्छी बन चुकी थी, मगर जब नमन जैन चिल्लर पार्टी रिलीज होने के बाद करण जौहर से और फिल्में करने की बात करते हैं, तब नमन जैन को करण जौहर साफ साफ इग्नोर करने लगते हैं। वह ऐसा रिएक्ट करने लगते हैं जैसे वह मानो नमन जैन को जानते ही ना हो। लेकिन दोस्तों, यह बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है कि आउटसाइडर जो भी होता है उसको डायरेक्टर्स उतना ज्यादा भाव नहीं देते हैं। करण जौहर ने तो नमन की कोई मदद नहीं की, मगर कुछ महीनों बाद ही नमन को एक और फिल्म करने का मौका मिलता है जिसका नाम था बॉम्बे टॉकीज। इस फिल्म में नमन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अपोजिट रोल में काम कर रहे थे और ये मूवी एक बच्चे पर बेस्ड होती है जो कि अपने डांस करियर को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मगर दोस्तों, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद ही नमन को एक और मूवी करने का मौका मिलता है जिसका नाम था रांझना। यह मूवी एक फैमिली ड्रामा बेस्ड मूवी थी और इसमें यह राजकुमार राव के अपोजिट में काम करते हैं। मगर दोस्तों, यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। लगातार 2 फ्लॉप मूवीज देने के बाद नमन की किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि दोस्तों, नमन को अपनी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी मूवी मिलने वाली थी और वह मूवी थी जय हो। जय हो मूवी एक सोशल अवेयरनेस मूवी थी जो कि समाज में एक पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाने का काम करती है। इस मूवी में नमन के अपोजिट रोल में थे सलमान खान। दोस्तों, सलमान खान जिस भी मूवी में काम करते हैं वह मूवी सुपरहिट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी वजह से इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही सबको पता था कि यह मूवी सुपरहिट होने वाली है। जब नमन जैन को जय हो मूवी के लिए सिलेक्ट किया गया था तो नमन को खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कम समय में ही वह इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब वह जय हो मूवी के सेट पर नमन पहुंचता है तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। उनके हाथ पैर कांपने लगे थे, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद सलमान खान खुद नमन जैन के पास जाते हैं और उससे बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली वे में बात करते हैं और उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं, जिसके बाद से नमन एक्टिंग को फिर से शुरू करता है। दोस्तों, नमन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि सलमान खान सेट पर इतने ज्यादा अप्रोचेबल और फ्रेंडली होंगे। नमन ये भी बताते हैं कि मूवी सेट पर सलमान खान अपने छोटे एक्टर से लेकर मूवी में जो झाड़ू पोछा लगाने वाले लोग होते हैं उन तक सलमान खान बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते थे। धीरे धीरे इस मूवी की शूटिंग शुरू होती है और यह मूवी लगभग 8 महीने तक चलती है। मगर दोस्तों, इसी के बीच में इस मूवी के कुछ क्लिप को मीडिया द्वारा लीक कर दिया जाता है जिसमें यह दिखाई दे रहा था कि सलमान खान नमन जैन को झापड़ मार रहे हैं। यह चीज उस समय मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, मगर कुछ समय बाद यह पता चलता है कि ये सारे इमेज और फोटोज जो थे वह सारे एडिटेड थे। दोस्तों, सन 2014 में यह मूवी रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी धमाल कर जाती है। महीने दिन के अंदर यह मूवी 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू टच कर जाती है। इस मूवी से नमन के करियर को बहुत ही अच्छा पुश मिलता है, जहां पर लोग यह समझ रहे थे कि नमन सिर्फ छोटे मोटे फिल्म में ही काम कर सकता है। इस पर्सपेक्टिव को इस फिल्म ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। इस मूवी से नमन को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिला था और सलमान खान की बहुत ही ज्यादा टिप्स और ट्रिक भी मिली थी। सलमान खान नमन को बहुत ही ज्यादा एक्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। वह एक्टिंग के दौरान नमन को बहुत ही ज्यादा टिप्स दिया करते थे, जिसकी वजह से नमन की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा स्क्रीन पर अच्छी तरीके से एक्सप्रेस होती थी। नमन खुद ही अपने एक और इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भी फिल्म की शूटिंग शुरू होती थी या फिर ब्रेक मिलता था, तब सलमान खान खुद ही उनको टिप्स दिया करते थे। उन टिप्स को फॉलो करने के बाद
सचमुच नमन की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा सुधर जाती थी। नमन बताते हैं कि सलमान खान उनसे कई बार इस चीज को कहते थे कि स्क्रीन के सामने कभी भी ओवर एक्टिंग मत करो, बल्कि तुम्हारे अंदर से जो एक्टिंग आ रही है उसी को अच्छी तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट करो। इस चीज से ऑडियंस तुमसे बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएगी। फिर सन 2015 में नमन एक हवाई ज्यादा नाम की फिल्म में काम करते हैं। इस फिल्म में उनके अपोजिट रोल में थे आयुष्मान खुराना। दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाल नहीं कर पाती है और ये मूवी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद 2016 में ये एक और मूवी करते हैं जिसका नाम था छलांग। इस मूवी में नमन के अपोजिट रोल में थे राजकुमार राव और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। 2 लगातार फ्लॉप मूवीज देने के बाद नमन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको धीरे धीरे फिल्में मिलना भी कम हो जाती है और एक समय तो ऐसा आता है कि उनको फिल्में मिलना साफ बंद हो जाती है, जिसके बाद नमन 2016 के बाद बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। 3-4 साल तक डिप्रेशन में रहने के बाद नमन फिर से कम बैक करते हैं, मगर इस बार बॉलीवुड में नहीं बल्कि वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म और OTT कंटेंट के तौर पर। 2019 में वह अपना कम बैक करते हैं और एक वेब सीरीज में काम करते हैं जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन फैमिली। दोस्तों, ये वेब सीरीज बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। फिर 2020 में ये ऑपरेशन कोबरा नाम की वेब सीरीज में काम करते हैं और ये वेब सीरीज भी फेल हो जाती है। फिर 2021 में ये फाइनल कॉल वेब सीरीज में काम करते हैं जो कि ठीक ठाक परफॉर्म कर जाती है। फिर 2022 में लव लस्ट एंड कंफ्यूज वेब सीरीज में काम करते हैं और ये वेब सीरीज भी फ्लॉप हो जाती है। 2023 में फिर से यह चुपके वेब सीरीज में काम करते हैं और ये वेब सीरीज ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती है मगर कुछ ज्यादा कर नहीं पाती है। इन सभी चीजों को देखने के बाद अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा कि आखिर इस समय नमन जैन कहां पर हैं? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नमन जैन को ऑडियंस ने सिर्फ एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर ही प्यार दिया था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे ऑडियंस उनसे कनेक्ट करना बंद कर चुकी थी। उनके चाइल्ड रूप को ही ऑडियंस बहुत ही ज्यादा पसंद किया करती थी। इसका साफ साफ सबूत आप देख सकते हैं कि जय हो और चिल्लर पार्टी जैसी मूवी सुपरहिट रही थी जिसमें उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया था। मगर जैसे जैसे यह बड़े होते गए उनकी सारी मूवीज और वेब सीरीज फ्लॉप पर फ्लॉप होने लगी थी। आज के दिन पर यह बॉलीवुड से तो अलविदा ले चुके हैं मगर वेब सीरीज में अभी भी काम करते हैं और अपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर यह बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं और हाल फिलहाल के दिनों में इन्हें कुरकुरे के टीवी एड में देखा गया है। नंबर 3, दोस्तों, आपने इस चाइल्ड एक्टर को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा जिसने भूतनाथ जैसे सुपरहिट फिल्म में काम किया था। इस फिल्म ने उस समय 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था मगर अब ये किसी भी फिल्म में दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या सचमुच अमिताभ बच्चन ने जानबूझकर इस लड़के का करियर बर्बाद कर दिया ताकि नेपोटिज्म किड्स का राइज हो सके? लेकिन यहीं पर कुछ आर्टिकल्स ये भी कहते हैं कि इस बच्चे के ऊपर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के द्वारा मेंटली बहुत ही ज्यादा हैरेस किया गया जिसकी वजह से इस लड़के ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लड़के का नाम है अमन सिद्दीकी। इसका जन्म 6 अगस्त सन 2000 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही सेंट जेवियर कॉलेज में पूरी हुई थी। दोस्तों, अमन ने बचपन से ही ना तो किसी डांस क्लास को ज्वाइन किया था और ना ही किसी थिएटर को, लेकिन इसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था एक्टिंग करने का। यह जब एक्टिंग करता था तो हर किसी की निगाह इसी पर टिकी होती थी। दरअसल इसकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा प्योर और नेचुरल लगती थी। इसी की वजह से मात्र 3 साल की उम्र में इसको एक टीवी एड करने का मौका मिला और वह टीवी एड था हॉर्लिक्स का। वह एड उस समय इतना ज्यादा वायरल हुआ कि बैक टू बैक हॉर्लिक्स ने अमन के साथ 3-4 वीडियो और भी शूट किए। उन एड्स में से एक एड अमन ने अमिताभ बच्चन के साथ भी शूट किया था। मगर अमन ने जब अमिताभ बच्चन के साथ एड शूट किया तो उसने कभी अपनी जिंदगी में यह नहीं सोचा था कि यह एड उसकी जिंदगी बदल देगा। दरअसल दोस्तों, जब यह एड टीवी पर रिलीज हुआ उसी के 1 साल बाद विवेक गुप्ता, जिन्होंने भूतनाथ मूवी को डायरेक्ट किया था, उन्होंने पूरी भूतनाथ फिल्म की स्क्रिप्ट को तैयार कर लिया था और उन्होंने भूतनाथ के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को भी सिलेक्ट कर लिया था। मगर सारी शूटिंग रुकी हुई थी सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए। विवेक गुप्ता को बंकू के कैरेक्टर के लिए कोई भी ढंग का चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं मिल रहा था। मगर इस दौरान किसी ने बंकू के हॉर्लिक्स वाले एड को विवेक गुप्ता को दिखाया
इस एड को देखने के बाद विवेक गुप्ता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह अगले दिन ही अमन को अप्रोच करते हैं ऑडिशन देने के लिए, और जैसे ही अमन ऑडिशन देता है, विवेक गुप्ता के साथ साथ अमिताभ बच्चन और इस फिल्म के जितने भी छोटे मोटे कास्टिंग वाले लोग थे, उन सभी लोगों को अमन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसके नेचुरल एक्टिंग और टैलेंट को देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां पीटने लगते हैं। दोस्तों, अगले दिन फिल्म की शूटिंग शुरू होती है और अमन जब सेट पर आता है तो वह बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही बॉलीवुड में देखा जाता है कि किसी एक्टर की पहली फिल्म हो और वह भी एक इतने बड़े सुपरस्टार के साथ। इसी वजह से बंकू बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था और वह अच्छी तरीके से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अमिताभ बच्चन अमन से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं, उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं, जिसके बाद जाकर अमन की नर्वसनेस कम होती है और फिर से शूटिंग शुरू की जाती है। दरअसल दोस्तों, भूतनाथ फिल्म एक फैमिली ड्रामा मूवी पर बेस्ड है, जिसमें एक भूत को एक बच्चे से दोस्ती हो जाती है और इसी के अराउंड यह फिल्म घूमती है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से फैमिली और इमोशनल बॉन्ड को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया गया है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भूतनाथ की शूटिंग शुरू होती थी, उसके 2 घंटे पहले से ही अमिताभ बच्चन का मेकअप शुरू हो जाता था, क्योंकि एक असली भूत का मेकअप क्रिएट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। दोस्तों, इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मुंबई के ही अलग अलग लोकेशंस पर हुई थी, और जो यह भूतिया हवेली की शूटिंग है वह स्पेशली मुंबई के एक वीरान पड़े विला में शूट की गई थी। उस समय इस विला का एक दिन का रेंट था तकरीबन 50,000 रुपए। तो भूतनाथ की शूटिंग बहुत ही तेजी से चल रही थी, मगर एक जगह पर जाकर बंकू अटक जाता है। दरअसल वह सीन ही कुछ ऐसा था कि बंकू उसे स्क्रीन पर प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा था। वह सीन तब का था जब बंकू सीढ़ियों पर खड़ा होता है और पीछे से भूतनाथ उसे डराता है, जिसकी वजह से वह डर के मारे सीढ़ियों पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उस सीन को क्रिएट करने में बंकू को बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो रही थी, मगर इन सारी चीजों को देखने के बाद अमिताभ बच्चन खुद बंकू को कुछ टिप्स और ट्रिक्स देते हैं। इसके तुरंत बाद ही अमन इस रोल को इतनी बखूबी तरीके से करता है कि पूरा यह सीन एक ही शूट में शूट हो जाता है। इसके बाद डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें गर्व होता है अपने फैसले पर कि उन्होंने एक सही और अच्छे चाइल्ड एक्टर को अपनी मूवी में कास्ट किया है। धीरे धीरे इस मूवी की शूटिंग खत्म होती है और वह दिन आ जाता है जब इस फिल्म को रिलीज होना था। वह तारीख थी 8 मई सन 2008। इसी दिन यह मूवी रिलीज हुई थी और जैसे ही यह मूवी रिलीज हुई थी, ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर देती है। यह अपने समय की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म ने अकेले 1 महीने में 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद अमन सिद्दीकी को घर घर में पहचाना जाने लगा था। जहां अमन एक दिन पहले एक नॉर्मल स्कूल जाने वाला बच्चा था, अगले ही दिन यह एक सुपरस्टार बन जाता है। अमन जिस रास्ते से स्कूल जाया करता था, लोग उसे रास्ते में रोक रोक कर उसके साथ फोटो और ऑटोग्राफ लिया करते थे। जिस स्कूल में अमन पढ़ाई करता था, वहां रातों रात वह सुपरस्टार बन चुका था। उसके क्लासमेट्स उसे एक अलग तरीके से ट्रीट करते थे और स्कूल के टीचर्स भी उसे बहुत स्पेशल तरीके से ट्रीट किया करते थे। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने के बाद बंकू को उस समय बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। उनमें से कुछ अवार्ड फिल्म फेयर के भी थे और कुछ राष्ट्रीय अवार्ड भी बंकू की शानदार एक्टिंग की वजह से उसे मिले थे। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना ज्यादा फेम, इतनी ज्यादा अवार्ड देखने के बाद अचानक यह लड़का बॉलीवुड से गायब कैसे हो गया? दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जैसे जैसे अमन बड़ा होता गया, वह मीडिया से दूर होने लगा और इसी दौरान बंकू से एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाती है। दरअसल दोस्तों, इस सुपरहिट फिल्म के बाद लोगों ने बंकू से बहुत ही बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन लगा लिए थे, जिसकी वजह से बंकू के दिमाग में यह थॉट उत्पन्न हो गया था कि उसे अब छोटा रोल नहीं करना चाहिए। दरअसल उस समय उसके पास बहुत ही ज्यादा टीवी सीरियल और टीवी एड करने का मौका मिल रहा था, मगर अमन हर चीज को रिजेक्ट कर रहा था, क्योंकि वह यह सोचता था कि अगर वह छोटे मोटे रोल को साइन कर लेगा तो उसे भूतनाथ जैसी बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ वह मीडिया से भी दूरी बनाने लगा। एक समय ऐसा आ गया था कि मीडिया भी अमन को बायकॉट कर देती है। यह सिलसिला दोस्तों 4 सालों तक चला। इसके बाद अमन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे कोई भी बड़ा रोल इन 4 सालों में नहीं मिला। तो वो घूम फिर कर वो वापस छोटे रोल करने के लिए ऑडिशन देता है, मगर उस समय डायरेक्टर्स उसे यह कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि अब आपके पास वह फेम नहीं रहा जो आपके पास 2008 में भूतनाथ निकलने के बाद था। यह चीज सुनकर दोस्तों अमन बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, मगर बहुत ही मुश्किलों के बाद सन 2013 में एक एनिमेटेड कार्टून में
नंदू के वॉइस ओवर करने का मौका अमन को मिलता है। उस रोल को अमन बहुत अच्छी तरीके से निभाता है और बस यही आखिरी समय था जब अमन को बॉलीवुड में देखा गया था। इसके बाद अमन किसी भी बॉलीवुड मूवी, टीवी सीरियल और यहाँ तक कि किसी भी टीवी एड में दिखाई नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर अमिताभ बच्चन और बंकू की बॉन्डिंग इतनी ही अच्छी थी तो अमिताभ बच्चन ने कभी बंकू को सपोर्ट क्यों नहीं किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस समय भूतनाथ मूवी रिलीज हुई थी उस समय अमिताभ बच्चन बहुत ही ज्यादा बिजी थे। वह अपनी लाइफ के बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और वह बैक टू बैक लगातार कई फिल्मों को साइन कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने बंकू पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने डायरेक्टली तो कभी भी अमन को सपोर्ट नहीं किया, मगर इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत बार अमन का पब्लिकली सपोर्ट किया है। जैसे कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अमन सिद्दीकी एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्चा है, मुझे इसके अंदर बॉलीवुड का भविष्य दिखता है। बातों में तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया, मगर रियलिटी में उन्होंने उसे एक भी मूवी नहीं दिलाई। दोस्तों, बॉलीवुड में यह चीज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है। पहले लोग अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं, फिर जब काम निकल जाता है तो वो उस बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बॉलीवुड में कुछ काम किया है उन लोगों का कहना है कि अगर बॉलीवुड में काम करना है तो आपके ऊपर किसी गॉडफादर का हाथ होना चाहिए, वरना आप नेपोटिज्म के शिकार हो जाएंगे। यही चीज अमन सिद्दीकी के साथ भी हुई। दोस्तों, उसे भी इंडस्ट्री के आउटसाइडर होने की सजा मिली। बॉलीवुड के कुछ फैमिलीज नहीं चाहती कि उनका मोनोपोली बॉलीवुड से हटे। वे हमेशा आउटसाइडर को बॉलीवुड के आउटसाइड ही रखना चाहते हैं और सिर्फ अपने ही बच्चों को बॉलीवुड में लॉन्च करते हैं। चाहे वे कितनी ही घटिया एक्टिंग करें, उनको बार बार बॉलीवुड में मौका मिल ही जाता है। इन सभी चीजों को सुनने के बाद अब दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर अमन सिद्दीकी इस समय कहां है। दोस्तों, अमन सिद्दीकी बहुत ही ज्यादा प्राइवेट जिंदगी जी रहा है। वह अपने पर्सनल लाइफ को कभी भी मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर नहीं आने देता है। वह सोशल मीडिया पर भी बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव है। कुछ रिपोर्टर्स की माने तो इस समय अमन सिद्दीकी यूरोप में अपनी आगे की स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा अमन सिद्दीकी के बारे में कोई भी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है।